नमस्कार। आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आपकी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के पाठ 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बड़े और छोटे व्यापारी। तो व्यापारी कई प्रकार के होते थे, उसमें कई बंजारे लोग भी शामिल थे। तो कई व्यापारी क्या करते थे, वो विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, वो अपना संघ बनाते थे और संघ का एक मुखिया होता था। और मुखिया अपनी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। व्यापारियों को कई बार जंगलों से और अनेक राज्यों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे काफिला बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे, जिसे गिल्ड भी कहते थे। ठीक है। तो दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे व्यापारिक संघ थे, जिसमें मणिग्रामम और नाना देशी जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है। वे ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। फिर क्या होता था कि गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर लाल सागर के बंदरगाहों, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा व्यापार चीन से भी व्यापार करते थे। और वे व्यापार किस चीज़ का करते थे? वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ठीक है। फिर पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से उन्हें आगे वो यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाते थे। इनसे उन्हें व्यापार में काफी लाभ हुआ। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, जिसमें कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि प्रमुख है, यूरोपीय व्यंजन के महत्वपूर्ण अंग थे। और भारतीय सूती कपड़ा तो उन्हें वैसे ही अच्छा लगता था। ये चीजें यूरोपीय व्यापारियों को भारत की ओर खींच के लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप भी बदला। किस तरह से बदला, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो काबुल, तो जैसा आप लोग सुनते हैं कि काबुल जो है अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण बन गया? क्योंकि काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरों के सौदागर जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता है, जो उस समय में एक भारी रकम मानी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। गुलाम लोग, जैसे राजा महाराजाओं की सेवा के लिए गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। ठीक है। ये जो है कहाँ की बात है? ये काबुल की बात है। तो इसलिए जो है पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी में ये जो काबुल है, ये राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन गया। और अब बारी है आज के कार्यपत्रक की। आज दिनांक 28/10/2020। हमारा विषय नगर व्यापारी और शिल्पी जन। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क भाग है, दक्षिण भारत के कुछ प्रसिद्ध व्यापार संघों के नाम बताओ। तो जैसा हमने पढ़ा कि दक्षिण भारत में व्यापार करने के लिए कुछ प्रसिद्ध व्यापार संघ बन गए थे। आपने उनके नाम बताने हैं कि ऐसे कौन कौन से संघ थे।
तो इसका उत्तर है दक्षिण भारत के कुछ व्यापार संघों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 मणिग्रामम, ठीक है, कौन है नंबर 1? मणिग्रामम। और दूसरा है नाना देशी। ये जो है कुछ प्रसिद्ध व्यापार संघ दक्षिण भारत के थे, ठीक है। फिर है व्यापारी अपने हितों की रक्षा के लिए क्या बनाते थे? तो व्यापारी अपने हितों की रक्षा के लिए क्या बनाते थे? जैसा मैंने बताया, व्यापार संघ बनाते थे, ठीक है। व्यापारी अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे, जिसे क्या कहते थे? जिसे गिल्ड भी कहते थे। क्या कहते थे? जिसे गिल्ड भी कहते थे। फिर ग है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले कुछ मसालों के नाम बताओ। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जिनको कहाँ भेजा जाता था? यूरोपीय देशों में भेजा जाता था, और जो यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए वो कौन कौन से मसाले थे? तो उसमें नंबर 1 आपका हो गया काली मिर्च, नंबर 2 हो गया दालचीनी, नंबर 3 हो गया आपका जायफल, और नंबर 4 हो गया सौंठ। ये जो है आपके कुछ ऐसे उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले थे जो यूरोप में भेजे जाते थे और यूरोप के व्यंजनों के एक अभिन्न हिस्सों के रूप में उभरे, ठीक है। फिर है गुजराती व्यापारियों में कौन से समुदाय शामिल थे और वे कहां से कहां तक व्यापार करते थे? तो जैसा हमने पढ़ा कि गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों एवं फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। और इस क्या बेचते थे? वो कपड़े और मसाले बेचते थे, और इसके बदले में अफ्रीका से सोना और हाथीदांत, और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ये जो है गुजराती व्यापारी जो थे हमारे, कौन कौन से इसमें कौन कौन से समुदाय शामिल थे? हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा, ये दोनों समुदाय शामिल थे। कौन कौन से समुदाय शामिल थे? हिंदू बनिया, और कौन से थे? और मुस्लिम बोहरा, ये समुदाय इसमें शामिल थे, ठीक है। तो हमारे आज के कार्यपत्र का जो अंतिम प्रश्न है वो है काबुल 16वीं शताब्दी में किस प्रकार से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया? तो जैसा मैंने बताया कि काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। कैसे महत्वपूर्ण बना? काबुल और जो कांधार है वो सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, और साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि काबुल में घोड़ों का व्यापार जो है हर साल 30,000 रुपयों का होता था, और जो 30,000 रुपये है उस समय में एक बहुत भारी रकम मानी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे, ठीक है। इसी दृष्टि से जो है इसी वजह से हमारा जो काबुल है वो 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो आज का कार्यपत्रक है ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।